मैं जब 12 साल की थी तब मेरे बाप ने कम उम्र का एक खूबसूरत नौकर रखा था। उस समय मुझे अच्छे बुरे का ज़्यादा पता नहीं था। वह नौकर मुझे चॉकलेट का लालच देता और मैं चली जाती थी। एक बार घर पर कोई नहीं था जब उसने मुझे चॉकलेट का लालच दिया था। मैंने उस दिन वह चॉकलेट खाई और जूस पिया था। मैं नींद में बेहोश होने लगी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ। जब आँख खुली तो दुनिया लुट चुकी थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही मैं उसी वक्त स्कूल से आई थी जब हमारे घर में रहने वाले कम उम्र नौकर ने मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं अपना बैग फेंक कर उसकी तरफ दौड़ी। मेरा दिल खुशी से बेकाबू हो रहा था। मैं जानती थी वह मुझे क्यों बुला रहा था। यह उसका रोज का काम था। वह रोज मेरा स्कूल से आने का इंतजार करता था। जैसे ही मैं स्कूल से घर आती, मुझे लेकर हमारे घर की पिछली तरफ बने भैंसों के बाड़े की तरफ ले जाता था, जहां हम दोनों चुपकर आधा घंटा बैठे रहते थे। और अब तो मैं भी उसकी आदी होती जा रही थी। स्कूल जाते हुए भी मुझे जल्दी वापस आने की बेताबी होने लगती थी। मेरी माँ पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं कब स्कूल जाती और कब वापस आती थी माँ को खबर नहीं होती थी, ना ही घर के किसी दूसरे शख्स को पता चलता था। हमारा हवेली जैसा बड़ा घर था और घर में सब चाचा चाची बुआ दादी एक साथ रहते थे। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और ढेर सारी कजन की बड़ी बहनें होने की वजह से मेरे घर में हैसियत ना होने की जैसी थी। मगर फिर मेरे पापा ने घर के लिए वह नौकर रखा जो मुश्किल से 17 साल का बहुत खूबसूरत लड़का था। उसने कुछ ही वक्त में मेरे घर में मेरी बेकद्र जान ली। तब से वह मेरे करीब होता चला गया। मैं 12 वर्ष की थी और बहुत बेवकूफ़ लड़की थी। पहली बार जब एक दिन मैं स्कूल से आई तो घर वाले किसी मेहमान की दावत का इंतजाम करने में व्यस्त थे। मैं भूखी थी मगर खाना देने वाला कोई ना था। तब वो नौकर मुझे अपने साथ घर के पिछले हिस्से में ले गया, जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं था। उसने मुझे एक छुपे हुए हिस्से में अपने पास बिठाया और मेरे आंसू साफ करते हुए मुझे प्यार से चुप करवाने लगा। मैं थोड़ी ही परवाह पर ही चुप हो गई, मगर अगले ही पल उस नौकर की हरकत ने मुझे हैरत में कर दिया था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मेरे चेहरे पर घबराहट छा गई थी। मैंने उसे मना करके उसके करीब से हटना चाहा, मगर वह मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बिठा गया और आहिस्ता से बोला कि परेशान मत हो, इससे कोई नुकसान नहीं होता, बस तुम किसी को बताना मत। वह मुझे बहलाने लगा। मैं भी उसके नरम लहजे पर खामोशी से उसके पहलू में बैठ गई। वह मेरा गाल सहलाते हुए प्यार से बोला कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो और जब यह घर वाले तुम्हें रुलाते हैं तो मेरा दिल दुखता है। आइंदा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना और आज के बाद हम रोजाना मिलेंगे। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। उसके समझाने पर भी मैं सर हिला गई। उस दिन तकरीबन आधा घंटा मैं उस नौकर के पास रही और घर में किसी को भी खबर तक नहीं हो पाई थी। आधे घंटे बाद उस नौकर ने मेरा चेहरा अच्छे से साफ किया और मुझे वापस घर में भेजते हुए बार बार कहा कि मैं इस बात की किसी को खबर ना होने दूँ। मैं भी डरी हुई थी, इसलिए उसकी बात मान गई और छुपते हुए घर में दाखिल होती सीधे अपने कमरे में चली गई। सब घर वाले मेहमानों के साथ व्यस्त थे। किसी ने मुझे नहीं देखा था कि मैं इतना वक्त कहाँ रही और क्या करती रही थी, मगर फिर भी मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे ख्वाब था कि मैं किसी भी वक्त पकड़ी जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे बख्शेगी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा एक बात सख्ती से समझाई गई थी कि ना मैं किसी अजनबी के पास जाऊं और ना ही घर के किसी नौकर के साथ फ्री होने की इजाज़त थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो हमारे घर में सब औरतें प्यारी थी, मगर मेरे हुस्न की अलग सी ही थी। मेरी रंगत सफ़ेद दूध की तरह थी। सबको डर था कि मैं जितनी बेवकूफ़ थी मेरा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए मुझे घर से अकेले कभी नहीं निकलने दिया जाता था। और ऐसी कोई भी गलती करने पर घर का हर बड़ा शख्स अपनी अपनी जगह डांटता और मारता था। जबकि आज तो मैं माँ के मना करने के बावजूद घर के एक नौकर के साथ आधा घंटा भैंसों के बाड़े में अकेली रही थी और उस पर वहाँ जो हरकत की थी वह जानकर तो वाकई मेरा कत्ल ही कर दिया जाता। मैंने वह बात राज रखा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदली और सो गई। शाम के वक्त मेहमानों से फ्री होकर ही मेरी माँ ने मेरा ख्याल आया था कि मुझे स्कूल से वापस आने पर खाना नहीं दिया गया। मेरी माँ ने मुझे जगाकर खाना दिया और मुझे एकदम से डांटने लगी कि तुम बेवकूफ़ क्यों हो, सो रही थी।
अगर हम व्यस्त थे तो खाना नहीं दे पाए तो तुम अब बच्ची नहीं रही हो, खुद अपने लिए खाना ले लिया करो। बहुत लापरवाह होकर हर वक्त बच्ची बनी रहती हो, वगैरह वगैरह। मैं चुपचाप खाना खाते हुए अपनी माँ की डांट सुनती रही। पहले तो अक्सर मैं नाराज हो जाया करती थी या रोने लगती थी, मगर उस रोज मेरे दिल में चोर था, इसलिए चुपचाप बैठी रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जैसे मुझे देख रही, मेरी चोरी पकड़ लेगी। मेरी माँ कुछ देर डांटती रही, फिर मुझे प्यार करके चली गई। मैंने शुक्र का सांस भरा कि मेरी माँ को खबर नहीं हुई। मैं बहुत डर गई थी। इसलिए अगले दिन जब स्कूल से वापसी पर उस कम उम्र नौकर ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया तो मैंने डरते डरते नहीं में सर हिलाते हुए उसे इनकार कर दिया। वो मेरी इनकार पर परेशान हुआ और बहाने से मेरे पास आकर बोला कि क्या हुआ है, मेरे पास आने से क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे डर है, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे मार देंगे, क्योंकि मेरा अजनबियों से मिलना सख्ती से मना है। मगर वह चालाकी से बोला कि फिक्र मत करो, सिर्फ थोड़ी देर की बात है, किसी को खबर नहीं होगी। सब व्यस्त रहते हैं और तुम्हारी परवाह किसी को नहीं होती। मुझे तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम अभी छोटी हो और तुम राजकुमारी की तरह नाजुक प्यारी सी लड़की हो, बहुत ख्याल की ज़रूरत है। वह सबसे नज़र बचाकर मुझे मनाता रहा कि मैं उसके साथ जाऊं। मैं भी उसकी बातों में आ गई। वह गया तो मैंने जल्दी से अपना बैग फेंका और उसके पीछे भैंसों से बाड़े में पहुंच गई। वह मेरा ही इंतजार था। मेरे वहां जाते ही मेरा हाथ थामकर मुझे वहीं एक कोने वाली छुपी हुई जगह पर ले गया और पास बिठा लिया। मेरा दिल खौफ और परेशान से धड़क रहा था कि कोई वहां आ न जाए और कोई मुझे देख न ले। अगर मेरी हरकतें किसी की नज़रों में आ जाती तो मुझ पर बहुत सख्ती की जाती, मगर मैं उस नौकर को भी नाराज नहीं कर सकती थी। एक तो वह बहुत खूबसूरत लड़का था और फिर बहुत प्यार से पेश आता था। उस पर रोजाना वह मुझे जो खुशी दे रहा था, मैं उस सब की भी आदी होती जा रही थी। उस रोज के बाद मेरा आदत बन गया। रोजाना स्कूल से आती ही मैं अपना बैग फेंक कर उस नौकर के पास पहुंच जाती थी। वह भी मेरा ही इंतजार करता था। मेरे जाते ही खुशी से मुझे अपने पास बिठा लेता था। शुरू शुरू में मुझे जो खौफ महसूस होता था वह भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। मेरे घर वालों की लापरवाही मेरे लिए नुकसान बन रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे जहाँ जिससे फिक्र मिल रही थी, मेरा वहाँ रुझान बढ़ता एक आम सी बात थी। मेरी माँ की व्यस्त लाइफ में मेरा हिस्सा कहीं नहीं था और ना ही किसी को कभी कोई अंदाज़ा हुआ कि स्कूल से आकर मैं बिना बताए आधा घंटा कहाँ गायब हो जाती थी। ना कोई इस नौकर की गैर मौजूदगी को महसूस करता था और हम दोनों सबसे लापरवाह होते चले गए। उस रोज़ भी मैं जब स्कूल से आई तो वह नौकर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने इशारा किया और जल्दी से हट गया। मैं भी बैग फेंक कर उसके पीछे जाने लगी। मुझे नहीं पता था मेरे वह कदम मुझे मेरी बर्बादी की तरफ ले रहे थे। काश मेरी माँ को मेरी हरकतें का थोड़ा सा ख्याल होता तो मैं अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े नुकसान से बच जाती, मगर मेरी किस्मत में यह जख्म लिखा था। इसलिए उस रोज़ भी किसी को मैं नज़र नहीं आई। गर्मियों के सख्त दिन थे। हमारे यहाँ दिन के 12 बजे ही खाना खा लिया जाता था, इसलिए सब वक्त से पहले अपने अपने कमरों में बंद थे। मैं घर के पिछले हिस्से में पहुंची तो वह नौकर मुझे एक तरफ ले गया और अपने करीब बिठाते हुए बोला कि तुम इतनी गर्मी में आई हो, देखो क्या हालत हो रही है। वह फिक्रमंदी से मेरा पसीना साफ करने लगा और फिर अपने पास रखी बोतल से मुझे ठंडा जूस दिया। मैं हैरत हुई तो वह हंसकर बोला, देखो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। किसी को परवाह नहीं कि इतनी गर्मी में तुम स्कूल से वापस आई हो, तुम्हें प्यास लग रही होगी, मगर मुझे एहसास था, इसलिए मैंने काम के दौरान तुम्हारे घर के किचन से चीनी और शरबत चुरा लिया था और एक बोतल में बनाकर तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही उसमें ठंडा पानी मिलाया। अब जल्दी से पियो और अपनी गर्मी मिटाओ। मैं उसकी परवाह पर खुश हो गई और जल्दी से वह ठंडा जूस पीने लगी। वाकई सख्त गर्मी की वजह से मेरी हालत बुरी हो रही थी और पसीने की वजह से पूरा यूनिफॉर्म गीला हो रहा था, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं लापरवाही से उस नौकर के सामने में बैठी हुई थी और ठंडा जूस पीते हुए सुकून महसूस कर रही थी। वो बोतल आधी पीकर मैंने एक तरफ रखी और गहरे गहरे सांस भरने लगी। वो नौकर मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था।
मैंने फिर से बोतल उठाई तो ऐसा लगा जैसे वह बोतल मेरे हाथ में 1 से 2 हो गई हैं। मेरा सर अचानक से चकराने लगा। मैंने अपने सर को झटकते हुए अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा तो वह मुझसे सवाल करने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने फिर से पानी की बोतल अपने करीब करनी चाही, मगर वो मेरे हाथ से छूट गई। मेरा सर गोल गोल घूमने लगा। मैंने घबराकर उस लड़के को देखा और कांपते लहजे में बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। मैंने उठने की कोशिश की तो जमीन पर गिर गई। वो फिक्र जाहिर करते हुए मुझे थाम कर संभालने लगा। मैं नींद की आगोश में होती जा रही थी और घबराहट में लापरवाह सी उसकी गोद में अपना सर रखा। मुझे रोना आ रहा था। अपने हालात से मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं अपनी माँ के पास जाकर उसे बताना चाहती थी, मगर उस नौकर ने मुझे आवाज़ निकालने से मना किया और बोला कि परेशान ना हो, ऐसा गर्मी की वजह से हो रहा होगा, अभी ठीक हो जाओगी। वो मेरा सर थपथपाने लगा, मगर मैं खौफ से कांपने लगी और बुरी तरह रोने लगी थी। घर में किसी को खबर नहीं हुई कि मुझ पर क्या गुजर रही थी और मैं रोते रोते उस नौकर की गोद में बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरा जिस्म सनसना गया। मैं झटके से उठी, मगर मारे घबराहट के चकरा कर रह गई। कम उम्र में अपनी माँ की लापरवाही की वजह से मुझ पर कयामत गुजर चुकी थी। मैं लूट चुकी थी और मैं बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो नौकर अपना मकसद पूरा कर चुका था। तब मुझे समझ आई कि वह लड़का क्यों मुझ पर इतना मेहरबान हुआ जा रहा था। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। हम एक सुनसान इलाके में रहते थे। मेरे दादा कम उम्र से मेहनत मजदूरी करके जमींदार बने थे। अपनी औलाद के लिए उन्होंने जो घर बनाया वह एक बड़ी सी हवेली लगता था। हवेली के पीछे एक बड़ा सा खुला जगह था, जिसे बाद में भैंस खरीदकर उनके लिए बाड़ा बना लिया गया था। घर में दूध दही की फरमानी होने लगी। मेरे बाप दादा का उसूल था कि घर में कभी कोई औरत नौकरानी नहीं रखी जाएगी, बल्कि घर का सारा काम हमारे घर की औरतें करती थी, जबकि बाहर के कामों के लिए और जानवरों की देखभाल के लिए मर्द नौकर रखे हुए थे। मेरी माँ सबसे बड़ी भाभी थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी। मेरी 4 जवान चाचा और बुआ थी, तो मेरे एक चाचा ने मुझे स्कूल में दाखिला करवा दिया। स्कूल की हर ज़रूरत उस चाचा ने ही पूरी की और यूँ मैं पढ़ाई करने लगी। मेरी तरफ किसी का ध्यान ना मिलने की वजह से कामचोर और बेवकूफ़ सी थी। मेरे अंदर एक ही खूबी थी, मेरा हुस्न था। मैं अभी 10 साल की हुई थी कि मेरा रंग रूप सबको ठग करने लगा था। दादी मुझे देखकर घबराने लगी और हर वक्त मेरी माँ से बोलती कि इससे नज़र रखा करो और इसे खेलने कूदने के लिए बाहर मत भेजा करो। दादी को खौफ था कि मेरा हुस्न मर्दों को विचलित जरूर करेगा। पहले मुझे ही नौकरों से कुछ भी बोलने के लिए नौकरों के पास भेजा जाता था, अब वह भी ख़त्म कर दिया गया। बल्कि मेरी माँ ने सख्ती से मुझे समझाया कि आइंदा किसी अनजान मर्द से कोई बात नहीं करनी, चाहे वह हमारा कोई नौकर ही क्यों ना हो। मुझे यह पाबंदियाँ समझ नहीं आई, मगर मैं हर बार समझाने पर लापरवाही से सर हिला दिया करती थी। एक दिन मैं चीज़ मंगवाने के लिए एक नौकर के पास चली गई। वह बाहर का सामान खरीद कर लाता था। मेरी जिद पर पैसे लेकर बाजार गया और मुझे खाने की चीज़ ला दी। मुझे गेट पर बुलाकर वह सामान देने लगा। जब दादी की नज़र मुझ पर पड़ी, दादी ने ना जाने क्या समझा, उसी वक्त मुझे बुलाकर इतना डांटा कि सब लोग जमा हो गए। जैसे जैसे सबको माजरा पता चलता, अपनी अपनी जगह सबने मुझे डांटा और मैंने रोते हुए बताया कि दादी गलत है, मैं सिर्फ चीज़ मंगवा रही थी। तो मेरे जवाब देने पर मेरी माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उस दिन मैं बुरी तरह डर गई थी और आइंदा किसी नौकर से काम कहने से भी तौबा कर ली थी। मगर जब मैं 12 वर्ष की होने वाली थी, तब घर राशन लाने और बड़े से दूध लाकर देने का काम करने के लिए मेरे बाप ने एक 17 वर्ष का नौकर लड़का रखा। वह बहुत खूबसूरत और शरीफ लड़का था। मेरे अलावा घर की सब लड़कियां औरतों से छोटा था, इसलिए सब बेफिक्र से मेरा ख्याल तब दादी को भी नहीं आया कि मैं उस लड़के से छोटी थी और कम उम्र खूबसूरत लड़की थी। वह लड़का मुझे अपनी नज़र में रखता था, इसलिए कुछ ही वक्त में उस नौकर लड़के ने मेरी हैसियत घर में जान ली थी। फिर एक दिन सबकी व्यस्त पर उसे मौका मिला और वह मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे ढेर सारे चॉकलेट दी, जिस पर मैं डर गई। मुझे अनजान लोगों से मिलना, उनसे चीज़ लेना
ख़ास तौर पर बना था। मैं अपना पहला तजुर्बा भूली नहीं थी, इसलिए घबरा गई, मगर उस नौकर ने मुझे बहला फुसलाकर वह चॉकलेट दी और मेरी तारीफ़ें करने लगा। मैंने आधे घंटे उससे बातें की और उस दौरान सारी चॉकलेट खा ली। डर अपनी जगह, मगर रोज़ाना मुफ्त चॉकलेट का मिलना और इतना ख्याल रखना और मेरी तारीफ़ मुझे रोज़ाना उस लड़के के पास ले जाने लगा था। घर वालों की लापरवाह ने मुझे उस लड़के से मिलने का और उससे मुफ्त चीज़ लेने का आदी कर दिया, और यही चीज़ मेरा नुकसान कर गई। मेरी आदत होते ही उस लड़के ने गर्मियों की एक खामोश दोपहर में वह लड़का मुझे बेहोश करके अगवा कर चुका था। उसने मुझे छोटे से कमरे में मुझे बांध कर रखा। मैं जानती नहीं थी कि वह कमरा कहाँ था और मैं किस जगह पर मौजूद थी। मैं अकेली उस कमरे में पड़ी रो रही थी। जब वह लड़का कमरे में दाखिल हुआ, मुझे जगा हुआ पाकर वह सुकून से मेरे पास बैठा और अफसोस से मुझे देखते हुए बोला कि देखो, मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तुम मासूम लड़की हो, मगर तुम्हारा अगवा जरूरी था क्योंकि तुम मेरे मालिक की बेटी हो। मैं उसकी बात नहीं समझ पाई थी। मैं ख्वाब ज़्यादा नज़रों से देखती रही। पहली बार मुझे दादी की बातें और उनका ख्वाब समझ आया था। वह लड़का मुझे देखते हुए बोला कि मेरा बाप मर चुका है और माँ कैंसर की मरीज है। मैं इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे ही माँ का इलाज करवाना है। मेरी माँ इलाज न होने की वजह से मरने के करीब आ चुकी है। मुझे पैसा चाहिए, मगर तुम्हारा बाप इतना जालिम है कि इतने माह से मैं उसके पास किसी जानवर की तरह काम कर रहा हूँ, मगर मेरी तनख्वाह से 1 रुपया भी ऊपर देने को तैयार नहीं। हालांकि मैं उधार मांगता रहा हूँ। अपनी माँ का इलाज करवाने के बाद सारी उम्र मुफ्त गुलामी करने को भी तैयार था, मगर तुम्हारे बाप ने यह कहकर मुझे इनकार कर दिया कि हम नौकर ऐसे ही झूठे बहाने करके पैसा बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। अगर वह ऐसा समझता है तो ऐसा ही सही। अब मैं उसकी बेटी से पैसा कमाऊंगा। उस लड़के ने ऐसा बोलते हुए मुझे देखा तो मैं सहम सी गई। मैं तब बिल्कुल नहीं जान समझ पाई थी कि वह मेरे साथ क्या करने वाला था। मैं डरी हुई थी। मुझे अपनी माँ का समझाना याद आ रहा था। मुझे पछतावा हुआ कि सबके बार बार समझाने के बावजूद मैंने लापरवाही किया और आज मैं इस हाल पर भी थी। न जाने कितने दिन मैं उस लड़की की कैद पर रही और वह मेरे ही घर काम करने जाता रहा। मेरे घर वालों ने मुझे पागलों की तरह हर जगह तलाशा और यह बात वह लड़का मुझे बहुत हंस कर बताता था। मैं बेबसी सी रोती रहती थी, उसकी मिन्नतें करती थी कि मुझे जाने दे, मगर वह मेरा मुंह बांध कर मुझे चुप करवा देता था। फिर एक रात उसने अचानक मुझे बांधा और रात के अंधेरे में मुझे लेकर उस कमरे से निकला। मेरे किसी सब्जी वाले ट्रक में छुपाया और खुद भी चादर उड़कर छुप गया। वह ट्रक शहर जा रहा था। वह मुझे शहर ले गया और वहाँ से अपने घर पहुँच गया। वह पहाड़ी इलाकों का रहने वाला था। उसकी माँ अस्पताल में थी, इसलिए उसने मुझे अपने खाली घर में रखा। मैं छोटी सी डरी हुई थी, हर वक्त घर वालों को याद करती रोती रहती थी। वह मुझे इतनी दूर ला चुका था कि मैं वापस जाने की उम्मीद खो चुकी थी। मुझे रास्तों की खबर नहीं थी और ना मैं इस जगह से वाकिफ थी। अनजान लोगों के खौफ से मैं डर से छुपी पड़ी रहती थी। उस लड़के ने एक रोज़ मुझे बताया कि वह अब मुझे मेरे इलाके से निकाल लाया है। अब वह मेरे ग्राहक ढूंढेगा और मेरा जिस्म रातों को बेचकर पैसा कमाएगा। मैं बुरी तरह रोती रहती, हर आहट पर सहम जाती। अपने अंजाम का सोच सोच कर मेरी सांसें हलक से अटकी रहती थी। मगर इससे पहले कि वो लड़का मेरा वजूद किसी हवासी मर्द के हवाले करता, एक चमत्कार हुआ और मेरी इज्जत बच गई। एक रोज़ वह लड़का अचानक मेरे पास आया और मुझे बोला कि वह कुछ वक्त के लिए दूसरे शहर जा रहा है और अगर मैं अपनी हिफाजत चाहती हूँ तो उसके घर में छुप कर रहूँ और बाहर के लोगों के सामने ना आऊँ। वो मुझे हिदायत देकर घर को ताला लगाकर चला गया। घर में खाने पीने का सामान मौजूद था, इसलिए मुझे तंगी नहीं हुई, मगर अकेली रातों में मेरा कई बार खौफ से दिल बंद होने लगता था। 3 दिन बाद वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसकी माँ थी। तब मुझे पता चला कि उसे शहर के अस्पताल बुलाया गया था। उसकी माँ की हालत बिगड़ चुकी थी। वह पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि अब इलाज भी मुमकिन नहीं हो रहा। फिर 2 दिन बाद उसकी माँ मर गई। उसका खानदान जमा हुआ तो मुझे देखकर सब चौंक गए। अपनी माँ की मौत के बाद उसने सबसे झूठ बोल दिया कि मैं उसके बाप के दोस्त की लावारिस बेटी हूँ जो अब उसकी मंगेतर है।
उसके खानदान वालों ने यह सुना तो मौत के 12वें दिन ही मेरा उस लड़के के साथ शादी कर दिया। मैंने मना करना चाहा तो उस लड़के ने मुझे धमकाया कि अगर शादी ना हुआ तो वह मुझे बेच देगा। मैं डर गई और इतनी सी उम्र में उस लड़की की बीवी बन गई। सब रिश्तेदार चुपचाप से वापस चले गए। मैंने उस लड़के से अपने घर जाने की मिन्नतें की, वास्ते की, मगर वह इनकार कर गया और बोला कि अब को मुमकिन ही नहीं। अगर मैं तुम्हें ले गया तो तुम्हारा खानदान मुझे इस जुर्म पर मार डालेगा। अब तुम मेरी बीवी हो, मैं मेहनत करके तुम्हें खिलाऊंगा और अपने पास रखूंगा, मगर कभी वापस नहीं जाने दूंगा। उस लड़के ने अपनी कहा पूरा किया था। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं आज भी अपने घर वालों को याद करके रोती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी अपने घर जाना नसीब नहीं हुआ। ना मुझे खबर है कि मेरे घर वाले कैसे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।